व्हाट इज द फिजिकल मैटर ऑफ हाउस? एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर ये साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की थियरी नहीं अगर आप लोग को आएगी तो समझ लो कि हाफ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ इसी पर डिपेंड है, उसका थॉट पूरा इसी पर है। इसलिए साइंटिफिक मेटेरियलिज्म का एक एक चीज आपको जानना है, क्या कहता है, किस चीज की स्थिति है, वो सब आपको जानना पड़ेगा। तो यही मैं आपसे पूछा कि साइंटिफिक मेटेरियलिज्म है क्या, व्हाट इज द मीन्स कि साइंटिफिक मेटेरियलिज्म, और बेसिकली साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की थियरी देता क्यों है। ये फिजिकल मैटर में जो इंटरनल मोमेंट होता है, उस इंटरनल मोमेंट को हॉब्स ने नाम क्या दिया था? हाँ, मैकेनिकल। इंटरनल मोमेंट इज नोन एज द मैकेनिकल मोमेंट अकॉर्डिंग टू हॉब्स। ठीक, क्लियर? अब इंटरनल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है? एनवायरमेंट पे। ठीक, कल मैंने प्रूफ भी किया था कि एक ही ब्रांड का एक स्टोन रखो, एक छत पर रख दो और एक कमरे में रख दो, तो दोनों स्टोन में सबसे ज्यादा पहले परिवर्तन किस में आएगा? जो बाहर है। तो स्पीड ऑफ इंटरनल मूवमेंट डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट। एनीमीज, अब एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को मैं आज पूछता हूं, और बेसिकली स्टेट का फॉर्मेशन करने के लिए किस रूल को एडॉप्ट करता है कि अगर नेचुरल लॉ नहीं होता तो व्यक्ति शांति की स्थापना के लिए प्रयास करता ही नहीं, जीवन की सुरक्षा के बारे में सोचता ही नहीं। ठीक, कितने नेचुरल लॉ की बात किया है हॉब्स? 3 नेचुरल लॉ इन लेवियाथन ना? अच्छा, संजू, हॉब्स 19 नेचुरल लॉ हैज बीन डिफाइंड इन लेवियाथन, बट 3 नेचुरल लॉ इज द इंपॉर्टेंट। अपनी पुस्तक लेवियाथन में उसने 19 नेचुरल लॉ को बताया, लेकिन उसमें से 3 ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। यही बताया गया था ना कि हॉब्स 19 नेचुरल लॉ हैज बीन डिफाइंड इन द लेवियाथन, बट 3 नेचुरल लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ समझ रहे हो? अब 3 क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को पीस का या शांति की स्थापना करनी चाहिए। कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए। शांति की स्थापना के लिए आपस में समझौता करना चाहिए, और समझौते की शर्तों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? दायित्व। ये 3 इंपॉर्टेंट नियम 19 में से, हाँ, लेवियाथन में करता है। ठीक, अब सुनिए, अब चलते हैं आगे। चलिए, एक तरीके से रिवीजन हो गया। तभी हम लिखवाएगा, अभी तो हम लेक्चर दे रहे हैं। मैं लेक्चर एक बार ओवरऑल इसलिए दे दिया कि लिखवाते समय लेक्चर याद आए, कि हाँ ये सर बताए थे, अब उसका राइटिंग में आ जाएगा, तो एक ही चीज को 2 बार 3 बार समझ लेंगे आप लोग, तो ज्यादा संभावना है। नेचुरल लॉ नहीं, नेचुरल स्टेट, प्राकृतिक अवस्था। नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, नो लॉ, नो सिस्टम एंड नो सोसाइटी। अब अगर ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें नहीं है, तो दिस सोसाइटी देयर इज नो पॉलिटिकल सोसाइटी। दिस सोसाइटी देयर इज नो पॉलिटिकल सोसाइटी। इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं।
अब पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं है तो कंडीशन ऑफ वार की है। दूसरा, नो सिक्योरिटी, युद्ध की स्थिति है। नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, यानी जब युद्ध की स्थिति होगी तो लाइफ को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लाइफ को प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब युद्ध की स्थिति ना हो, बल्कि क्या हो, पीस और सिक्योरिटी हो। तो कंडीशन ऑफ वार है, युद्ध की स्थिति है, और इस युद्ध की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा नहीं। ठीक, अब इस कंडीशन में, इस जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन रखी गई, इस पूरी स्थिति में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि युद्ध की कंडीशन में या इस कंडीशन में नो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, नो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, नो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी न तो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, न तो बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिटी की विकास हो रही है, न ही साहित्य का भी, यानी किसी भी प्रकार का। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है लोगों के पास, अपने लाइफ को लेकर। अब जब पोजीशन क्या होती है कि नो एनी डेवलपमेंट ऑफ मैन, यानी किसी भी प्रकार का व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तब व्यक्ति इस अवस्था को छोड़ना चाहता है। जैसे लालू प्रसाद यादव के काल में, शासन काल में, बिहार से बहुत से लोग माइग्रेट किए, फ्रॉम बिहार टू दिल्ली, फ्रॉम बिहार टू लखनऊ, फ्रॉम बिहार टू वाराणसी, फ्रॉम बिहार टू अहमदाबाद। डिफरेंट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या थी, लाइफ। क्लियर हो गया आप? जैसे अगर दो देशों के बीच युद्ध हो जाए तो लोग छोड़ के भागते हैं कि नहीं, वही स्थिति यहां पर भी है। तो इस स्थिति में लोग नेचुरल स्टेट को छोड़ रहे हैं और छोड़ने का प्रयास कि उस कंडीशन को स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं जहां से व्यक्ति का डेवलपमेंट हो जाए, जहां व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा। इस तरह का विचार व्यक्ति के अंदर नेचुरल लॉ से आता है। ठीक, यानी कि नेचुरल लॉ का विचार आता है कि इस युद्ध ने क्या दिया, इस लड़ाई झगड़े ने क्या दिया मुझे, इस लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, आओ शांति की स्थापना करते, कम एंड फॉर्मेशन ऑफ पीस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, आओ और शांति की स्थापना करो, कम एंड फॉर्मेशन ऑफ पीस या एस्टेब्लिशमेंट। बट विदाउट अथॉरिटी देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, विदाउट स्टेट देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, विदाउट स्टेट देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, पॉलिटिकल सिस्टम, कुछ भी नहीं। इसलिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, समझौता। अब कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट पहली बात है, फर्स्ट पॉइंट, इंड्स ऑफ नेचुरल स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ, प्राकृतिक अवस्था का अंत होगा। ठीक, प्राकृतिक अवस्था का अंत होगा और राज्य की स्थापना होगी। यानी मीन्स कि एंड्स ऑफ नेचुरल स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या मीन समझौता। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन टू मैन है, मैन टू मैन। ठीक, रूलर आर किंग, देयर इज नो पार्टिसिपेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य है, न कि समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य है, न कि शासक और जनता के बीच। ठीक, क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो समझना है आपको, समझौते या समझौता की शर्त, समझौते की शर्त
यानी शर्त क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है मैं अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को तभी दूंगा जब तुम भी अपने सभी अधिकार दे दोगे। क्लियर? गिव द ऑल राइट दैट ग्रुप मैन आर ग्रुप ऑफ मैन, यानी मैं तभी दूंगा जब तुम भी दोगे। अब समझना क्या है यहां पर? व्यक्ति या व्यक्ति का समूह, ये है रूलर। ठीक, रूलर यानी शासक एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो। ये कौन है? रूलर। हु इज द रूलर क्लास इन हाउस? संजू कौन है जी? दीक्षा कौन है? मैं बताया हूं इसलिए मैं पूछ लिया, नहीं बताया होता तो नहीं पूछता। ये है लेवियाथन, उसके शासक का नाम लेवियाथन है। जाके देखिए, लिखा है, बुक भी है, सॉवरेंटी भी है, रूलर क्लास भी है, लिखा है कि नहीं? शासक भी है और उसका सॉवरेन पर्सन भी है, लेवियाथन। इसीलिए लेवियाथन रखा है। इसलिए अब लेवियाथन का नेचर डिफाइन हो गया कि लेवियाथन होगा कैसा। एक व्यक्ति भी होगा, ठीक, और व्यक्तियों ग्रुप ऑफ मैन भी होगा। अब सुनिए, मैन ए और मैन बी, मैन ए एंड मैन बी। मैन ए सेड टू मैन बी, मैन बी सेड टू मैन ए, सेड टू मैन बी, गिव द ऑल राइट, यू आर द गिव द ऑल राइट एंड आई एम द गिव द ऑल राइट। तुम अपने सभी अधिकार दोगे तब मैं भी अपना सभी, यानी मीन्स गिव द ऑल राइट मैन एंड ग्रुप ऑफ मैन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को तभी दूंगा जब तुम भी अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को। अब सुनिए, इतना समझ में आ गया? अब सुनिए, अब आ गया आप लोग को परीक्षा की घड़ी। अब आ गई। क्वेश्चन है, हाउ कैन डिफाइन द नेचुरल स्टेट ऑफ हॉब्स इज डेमोक्रेटिक। आप कैसे परिभाषित करेंगे कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था लोकतांत्रिक है। हाउ कैन डिफाइन द नेचुरल स्टेट ऑफ हॉब्स इज डेमोक्रेटिक। प्रूफ हो सकता है? कैसे? अगर ये बात मान ले, तुम्हारी बात को अगर मैं मान लेता हूं, तुम्हारी बात को अगर मैं मान लूं, तो तुम्हारे हिसाब से इलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंडीशन। ऑप्शंस ऑफ इलेक्शन चुन रहा है। यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति को तभी दूंगा जब तुम भी अपने सभी अधिकार मैन एंड ग्रुप ऑफ मैन को दे दोगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, यानी मीन्स ए के पास अगर 100 रुपए है और बी के पास 100 रुपए है, तो ए कहता है बी से या बी कहता है ए से कि हम इस 100 रुपए को इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को, यानी मैन या ग्रुप ऑफ मैन को तभी दूंगा जब तुम भी अपने 100 रुपए दे दोगे। इसमें इलेक्शन कहां हुआ? ये तो सहमति है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और मैंने ये बताया कि लेवियाथन इज द नो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओनली मैन टू मैन, कॉन्ट्रैक्ट ओनली मैन टू मैन है। रूलर और लेवियाथन दैट इज द नो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, मैं हिंट दे रहा हूं थोड़ा सा, आप लोग अपने देखो, हमको बताना इसलिए अच्छा, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ, समझ में आ जाएगा। हम बता देंगे तुरंत। हिंट दे रहा हूं कि इस बेस पर प्रूव कीजिए।
मैंने क्लास में डेमोक्रेसी को दो कंडीशन में बताया था, एक शॉर्ट व्यू और दूसरा वाइड व्यू। ठीक, शॉर्ट व्यू का मतलब कि डेमोक्रेसी इज द पॉलिटिकल कंसेप्ट, डेमोक्रेसी इज द पॉलिटिकल कंसेप्ट। वाइड व्यू, डेमोक्रेसी इज द लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल वाइड कंसेप्ट इस सेंस में है। तो यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब इक्वलिटी एंड लिबर्टी से। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है। तो अब डेमोक्रेसी का मतलब यहां हो गया कि सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ठीक, सोशल एंड इकोनॉमिकल लिबर्टी एंड इक्वलिटी, एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी इज नोन एज द न्यू इंडियन सोसाइटी। तो डीपीएस दैट इज द रोल ऑफ सोशल चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द रोल ऑफ सोशल चेंज। हो गया। अब आपको प्रूव करना है कि हॉब्स की नेचुरल स्टेट में, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में इक्वलिटी कहां है, लिबर्टी कहां। और अगर ये दोनों प्रूफ कर ले गए तो प्रूफ हो जाएगा कि द नेचुरल स्टेट ऑफ हॉब्स इज डेमोक्रेटिक। बस यही चीज प्रूफ कर दीजिए आप।